हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट पे जीत सीरीज एट लर्नो हब। मैं हूं अद्रिज और मेरे साथ आप पढ़े फिजिक्स फॉर नीट ओनली एट learnohub.com, जहां पे आपको मिलते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के सारे लेक्चर्स, सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री। नीट सीरीज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रे ऑप्टिक्स चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि नीट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1, the in total internal reflection when the angle of incidence is equal to the critical angle for the pair of media in contact, what will be the angle of refraction? just angle of क्रिटिकल एंगल पे क्या हो रहा है, देखो हमेशा याद रखना जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वो कहाँ पे होती है, जो डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाते हैं। तो सपोज ये है N1 और ये है N2, सो हियर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ N2 इज ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ N1। अब क्या किया जा रहा है कि क्रिटिकल एंगल मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज एक्चुअली क्रिटिकल एंगल। ना क्रिटिकल एंगल में क्या होता है कि जो रिफ्रैक्टिंग एंगल है, तो सपोज ये हमारी अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस है दैट इज द क्रिटिकल एंगल यानी कि नॉर्मल से जो IC, ये है सपोज क्रिटिकल एंगल। इस पॉइंट पे क्या होता है, जस्ट रिफ्रैक्टेड रो है दैट विल ग्रेज द इंटरफेस, मतलब ये जस्ट इंटरफेस के ऊपर इस तरह से रहेगा। ओके इससे क्रिटिकल एंगल से ज्यादा अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज करूं तब मुझे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। मतलब एट क्रिटिकल एंगल क्या हो रहा है, रिफ्रैक्टेड रे इज ग्रेजिंग द सरफेस, राइट, ग्रेजिंग द सरफेस। तो ग्रेजिंग द सरफेस जब ऐसा हो रहा है तो ये कितनी एंगल बना रही है नॉर्मल के साथ। अगर ये हमारी नॉर्मल है तो ये है 90 डिग्री। सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, दैट इज 90 डिग्री। तो हमेशा याद रखना व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द क्रिटिकल एंगल इन केस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और इन केस व्हेन द लाइट इज मूविंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन is equals to 90 degree. Okay. Question number 2, for a plano convex lens जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, has radius of curvature 10 centimeter, it is silvered on its plane surface. Find the focal length after silvering. So after silvering focal length क्या होगी? तो पहले तो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, समझ लो एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस कुछ इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, इसको सिल्वर्ड कर दिया गया। सिल्वर्ड करने का मतलब है अब दिस प्लेन विल एक्ट एज अ मिरर, ठीक है, दिस प्लेन विल एक्ट एज अ मिरर, ठीक है। तो पहले क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा, तो रिफ्रैक्शन इस सरफेस पे रिफ्रैक्शन होगा, फिर इस सरफेस पे टकराएगी, फिर वापस ये जिस एंगल से आई है यहां तो मिरर बन गया तो ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी, फिर यहां से ये वापस जाएगी। तो रे कुछ इस तरह से हो रहा है। तो इंटरफेस के साथ इंटरेक्शन इसका 3 बार हो रहा है, 1 2 3। तो इसकी जो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ आएगी, दैट विल बी 1/f इक्विवेलेंट विल बी, पहला इस लेंस के वजह से, सो 1 फोकल लेंथ ऑफ द लेंस प्लस 1 फोकल लेंथ ऑफ दिस मिरर की फोकल लेंथ क्या होती है, इन्फिनिटी होती है, ठीक है। तो सिंपली मैं लिख देता हूँ 1 फोकल लेंथ ऑफ द मिरर प्लस अगेन फिर से वापस जा रही है, सो 1 फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। सो दिस विल बी इक्विवेलेंट फोकल लेंथ आफ्टर सिल्वरिंग, है ना। अब देखो इसके पहले, सिल्वर करने से पहले अगर मैं पूरे सिस्टम की फोकल लेंथ निकालूं तो मुझे लेंस का फोकल लेंथ मिल जाएगा। कैसे निकालते, दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है तो किस तरह से निकालेंगे, हम लगाएंगे वो रिफ्रैक्शन और या फिर लेंस मेकर फॉर्मूला। तो वहां से हम 1/f इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, ये वाले इक्वेशन को यूज करेंगे। यहाँ पे म्यू कितनी है, 1.5 माइनस 1 और 1/r1 माइनस 1/r2, रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऑफ दिस वन एंड माइनस दिस वन, ये यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस सरफेस एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस सरफेस,
ठीक है, तो इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें क्या पता है कितनी है, दैट इज 10 सेंटीमीटर। सो R2 क्या है 10 सेंटीमीटर, बट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, सो वी विल टेक -10 सेंटीमीटर। ठीक है, और R1 क्या है, एक प्लेन सरफेस है, इसकी रिफ्रैक्टिव इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट होगी, तो इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर इनफाइनाइट होगी हम लिखेंगे इन्फिनिटी। सो सिंपली अगर मैं सॉल्व करूं 1.5 -1 तो मेरे पास क्या आएगा 0.5 इंटू 0 माइनस माइनस प्लस होके 1/10 आ जाएगा। सो सिंपली मेरे पास आया कितना 1/20। ओके 1/20, 0.5 मतलब 1/2, सो ये इंटू 1/10 दैट इज 1/20 सेंटीमीटर। ये क्या है, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस हम लिख देते हैं 1/FL। ठीक है, सो 1/FL इक्वल्स टू 1/20 आ गया, या फिर FL इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर। अब इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकाल देंगे क्योंकि आफ्टर सिल्वरिंग हमें चाहिए, तो आफ्टर सिल्वरिंग क्या हो जाएगी, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ इक्वल्स टू 1/20 प्लस 1/infinity प्लस 1/20। सो दिस विल कम 2/20 और 1/10. So equivalent focal length will be 10 centimeter. This is after silvering. So कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जा रहा है हमारा, ऑप्शन ए will be the correct answer, that is after silvering. Okay, question number 3. A plano-convex lens fits exactly into the plano-concave lens. Their plane surfaces are parallel to each other. मतलब क्या है कि एक plano-convex lens है और ये फिक्स हो जा रहा है exactly, देखो थोड़ा सा दिक्कत, प्लेनो कन्वेक्स लेंस है और ये फिट हो रहा है किसके साथ, एग्जैक्टली इसके साथ, प्लेनो कनकेव लेंस पे। ठीक है, या फिर इस तरह से भी बना सकते, उल्टा भी बना सकते हैं, प्लेनो कन्वेक्स बोला है ना, तो प्लेन कन्वेक्स और प्लेनो कनकेव, इस तरह से हो रहा है कि ये जो कन्वेक्स लेंस है ये पूरी फिट हो जा रही है इस पे, सच दैट दोनों पैरेलल साइड, जो दोनों प्लेन सरफेस है वो एक दूसरे से पैरेलल है। तो ठीक है, परफेक्ट इमेज में मेरा बन गया है। अब पूछा क्या जा रहा है कि इफ द लेंसेज आर मेड ऑफ डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस, सपोज दिस की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, एंड आर ऑफ रेडियस r is the radius of curvature of the curved surfaces of the lens, मतलब इसकी भी r है, इसकी भी r है। ओके, नाउ पूछा क्या जा रहा है, द पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन, इन दोनों को जोड़ देंगे तो पावर क्या निकलेगी, तो सिंपली एक एक के लिए निकालते हैं, पहले इसके लिए निकालते हैं बाय लेंस मेकर फॉर्मूला, दैट 1/f1, और इसे हम कंसीडर कर सकते हैं P1 ही तो 1 बाई फोकल लेंथ होती है, सो इक्वल्स टू μ1 माइनस 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2, सो 1 बाई R1, या फिर जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है क्या है 1 बाई R माइनस 1 बाई इंफिनिटी, ये तो प्लेनो कन्वेक्स लेंस के लिए हमने पढ़ा था, है ना, सॉरी 1 बाई इंफिनिटी माइनस 1 बाई R, ये होता है ना 1 बाई इंफिनिटी माइनस ऑफ माइनस R। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे, सो 1 बाई F1, या फिर पावर आएगा क्या हमारे पास μ1 माइनस 1 बाई R। ठीक है, μ1 माइनस 1 बाई R आ गया। नेक्स्ट P2 अगर मैं निकालूं दैट इज 1 बाई F2, वो इस सरफेस के लिए निकाल रहा हूं, सो ये क्या आ जाएगा μ2 माइनस 1 इंटू क्या आ जाएगा 1 बाई R माइनस R माइनस 1 बाई इंफिनिटी। ठीक है, किसके लिए, प्लेनो कनकेव के लिए निकल रहा है। ओके, सॉल्व करके देखेंगे तो ये माइनस बाहर आएगा, सो μ2 माइनस 1 बाई R, बाहर में एक माइनस लग रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब पावर क्या हो जाएगा, नेट पावर P1 प्लस P2, ये क्या आ रही है, देखो नेट पावर आ रही है 1 बाई F1 प्लस 1 बाई F2, यानी कि μ1 माइनस 1 μ1 माइनस 1 बाई R माइनस μ2 माइनस 1 बाई
आर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे माइनस था तो ये माइनस आ गया। ओके, अब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये माइनस माइनस जो है यहाँ पे इस तरह से टर्म ले लेते हैं, सो μ1 माइनस μ2 और ये +1 -1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा आर, μ1 माइनस μ2 बाई आर, ये क्या आ गया, नेट पावर आ गया। तो हमें बस इसकी रिलेशन, इसकी इक्वेशन निकालनी थी, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि कहीं कहीं क्वेश्चन में, जैसे यहाँ पे मैंने पावर दिया है, कहीं कहीं पे फोकल लेंथ भी दिया रहेगा, फोकल लेंथ भी दिया रहेगा, तो इसको ऑपोजिट कर देना, r बाई μ1 माइनस μ2, यही हो जाएगा। समझ में आया क्वेश्चन, बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 4, फॉर द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन ऑफ अ प्रिज्म टू बी इक्वल टू द refracting angle, the prism must be of material whose refractive index is। तो refractive index हमें निकालनी है, refractive index का रेंज हमें पता करना है कब, जब मिनिमम डेविएशन होगा, और जो मिनिमम डेविएशन ऑफ अ प्रिज्म अगर रिफ्रैक्टिंग एंगल के बराबर हो रहा है तब, ठीक है। तो हम क्या जानते हैं, जो एंगल ऑफ डेविएशन है दैट इज I प्लस E माइनस A, ये होता है, और डेल्टा मिनिमम कब होगा, जब दिस एंगल इज इक्वल्स टू ए और I इज इक्वल्स टू E, ऐसा जब होता है तभी होता है। सो इन केस हम क्या पुट कर सकते हैं, डेल्टा मिनिमम इक्वल्स टू 2I, क्यों, इफ I इज इक्वल्स टू E तो I, E की जगह पे I पुट करूंगा, 2I आ जाएगा, 2I माइनस A, ओके, और डेल्टा मिनिमम भी A के बराबर होगा, सो A इक्वल्स टू 2I माइनस A, और 2A equals to 2I, simply A equals to I। So जब angle of prism A is equals to I जब होगा, तब हमें ये कंडीशन निकालनी, एंगल ऑफ प्रिज्म इज इक्वल्स टू I एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, ये हमें समझ में आया। देखो अब नेक्स्ट बारी आती है क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन अ प्रिज्म हम किस तरह से निकलते हैं, फॉर मिनिमम डेविएशन दैट इज डेल्टा मिनिमम, क्या हो जाएगा, सॉरी, साइन, स्नेल्स लॉ, साइन I बाई साइन R, तो साइन I क्या है, प्लस A बाई 2 साइन A बाई 2, ये आता है क्या, ये आता है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन केस ऑफ मिनिमम डेविएशन, दिस इज साइन, ओके, और ये है डेल्टा मिनिमम, ओके, कंफ्यूज नहीं होना। अब डेल्टा मिनिमम इज इक्वल्स टू A है, देखो यहाँ पे डेल्टा मिनिमम इज इक्वल्स टू A है, तो सिंपली ये मैं साइन A प्लस A दैट इज 2A बाई 2 एंड साइन A बाई 2, साइन A और साइन A बाई 2, साइन A बाई 2। अब साइन 2 थीटा को 2 साइन थीटा कॉस थीटा लिखते हैं, उसी तरह से साइन A को 2 साइन A बाई 2 कॉस A बाई 2 लिख सकते हैं, बाई साइन A बाई 2, एंड दिस विल कैंसिल आउट, ठीक है। सो हमारे पास क्या आया, 2 कॉस A बाई 2, ये किसकी वैल्यू है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू है, 2 कॉस A बाई 2। अब जब कॉस थीटा या फिर A इक्वल्स टू 0 डिग्री होगा, तो कॉस की मैक्सिमम वैल्यू कब आती है, जब कॉस 90 पे होता है, राइट, सॉरी, कॉस 0 पे +1 आता है ना, कॉस 0 डिग्री पे +1 आएगा, है ना, कॉस 0 डिग्री पे +1 आएगा। तो एक बार अगर मैं थीटा की वैल्यू 0 पुट करूं, थीटा यानी कि A की वैल्यू 0 पुट करूं, व्हेन A इक्वल्स टू 0, सो म्यू इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 2, ठीक है, ये आ जाएगा म्यू की वैल्यू, ठीक है, म्यू इक्वल्स टू 2 कॉस 0 हो जाएगा, तो कॉस 0 की वैल्यू 1 आ जाएगी। अब A की वैल्यू अगर मैं 90 पुट करूं, तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस थीटा बाई 2, यानी कि कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस, ये वाली टर्म जो है कॉस A बाई 2, इसकी वैल्यू हो जाएगी कॉस 45 डिग्री, ठीक है,
क्योंकि ए की वैल्यू 90 पुट कर रहा हूँ। सो cos 45 डिग्री, सो u इक्वल्स टू क्या आ जाए, म्यू इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, √2 आ जाएगा, है ना, √2 आ जाएगा। क्यों, cos 45 डिग्री की वैल्यू आती है 1/√2 और ऊपर एक 2 है तो 2 इंटू और √2 कैंसिल होगा तो ऊपर √2 आ जाएगा। सो हम लिख सकते हैं कि 2 से √2 के बीच में, 2 से √2 के बीच में आप कोई भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले सकते हैं 2 से √2 के बीच में। सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है हमारा, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जा रहा है। किस तरह से मैक्सिमा और मिनिमा को हमने पुट किया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, अ रॉड ऑफ 10 सेंटीमीटर लाइज अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर सच अ वे दैट इट एंड क्लोजर टू द पोल इज 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिरर, द लेंथ ऑफ द इमेज इज। ठीक है, सिंपल सा बात है। देखो एक कनकेव मिरर है हमारे पास, ठीक है। अब इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है ये, ठीक है, ये इसका पोल हो गया। अब प्रिंसिपल एक्सिस है, इसकी फोकल लेंथ कितनी कही गई है, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सपोज करते ये इसकी फोकल लेंथ है, फोकस है, जहां से इसकी डिस्टेंस कितनी है, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब रॉड का इस तरह से रखा गया है, रॉड को इस तरह से रखा गया है that the end closer to the pole is 20 सेंटीमीटर away from the mirror। मतलब ये 10 सेंटीमीटर, इससे और 10 सेंटीमीटर दूर यहाँ पे रॉड रखा गया है कुछ इस तरह से। तो सपोज करते हैं ये है A और ये है B पॉइंट, ठीक है, ये है A, ये है B पॉइंट। अब यहाँ से इसकी डिस्टेंस कितनी है, ये है 20 सेंटीमीटर, और तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, रॉड की लेंथ अगर 10 सेंटीमीटर है सो 20 + 10 दैट मीन्स 30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें क्या मिला, यू ए ऑब्जेक्ट ए, ये क्या हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, और यू बी ये क्या है 30 सेंटीमीटर, लेकिन माइनस में, ठीक है। फोकल लेंथ कितना है हमारे पास 1/10 सेंटीमीटर, और 10 सेंटीमीटर लिखो, 1/10 में क्यों लिख रहा हूँ, 1/f को 1/10 लिखो, सो 10 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत कोई परेशानी इसमें नहीं है। ऑब्वियसली कनकेव है तो -10 सेंटीमीटर लिखेंगे। मिरर फॉर्मूला हमारे पास क्या है, 1/u + 1/v = 1/f, ये है। अब जो इमेज होगी वो भी इसी फॉर्म में होगा, है ना, इमेज जो होगी वो भी इसी फॉर्म में होगा, लाइक दिस, राइट, इस तरह से ही इमेज फॉर्म होगा, फाइन। अब उसकी भी मैं अगर एक पॉइंट निकालू, दूसरा पॉइंट निकालू, फिर सबट्रैक्ट कर दो, तो मुझे लेंथ ऑफ द रॉड मिल जाएगा, लेंथ ऑफ द इमेज मिल जाएगा, ठीक है। तो पहला हम क्या निकालने जा रहे हैं, बाय पुटिंग दिस वी विल कैलकुलेट द एंड ए ऑफ द इमेज, ठीक है। ये जैसे इमेज की सपोज करते ये ए और बी है, ठीक है। तो यहां से इसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी VA, और यहां से इसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी VB। सो VB - VA या VA - VB करूंगा तो मुझे ये लेंथ ऑफ द रॉड मिल जाएगा। ओके, समझ में आ गई बात। अब देखो, तो इन केस 1 क्या करेंगे हम, 1/UA + 1/VA = 1/F। 1/UA क्या है, 1/-20 + 1/VA = 1/-10, ठीक है। सो 1/VA विल बी 1/-10 + 1/20, ठीक है। सॉल्व करके देखेंगे तो हमारे पास VA की वैल्यू हो जाएगी, दैट विल बी -20 सेंटीमीटर, ठीक है। VA की वैल्यू आ रही है, ठीक है, किसकी वैल्यू आ रही है भाई, VA की वैल्यू आ रही है। चलो फिर VA विल बी -20 सेंटीमीटर, ठीक है। कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें। कैसे हो रहा है, एलसीएम निकाल लो, 20 आएगा, वो 2 + 1 3 लाइक 20, हाँ 20 आ जाएगा 1/20। ओके, केस 2 में हम क्या कर रहे हैं, 1/UB + 1/VB = 1/F। UB क्या है, 1/-30 + 1/VB = 1/-10, ठीक है। सो VB 1/VB विल बी 1/-10 + 1/कितना 30 आ गया,
तो 30 माइनस 10, t3 प्लस 1 क्या जा रहा है 3 माइनस 1 यानी 2/30, 2/30 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 3 माइनस 1 यानी कि 2/30 यानी कि 1/15। सो और एक माइनस भी रहेगा, सो सिंपली -15 सेंटीमीटर, ये हमारी क्या आ जाएगी VB। अब VB माइनस VA कर दो। अब देखो VA और VB मिल गया, तो VB माइनस VA अगर मैं करूंगा तो मुझे पूरा टर्म मिल जाएगा, दैट मीन्स 20 माइनस 15, सो दैट कम्स 5 सेंटीमीटर, है ना। 20 माइनस 15 करोगे तो 5 सेंटीमीटर, तो ये हमारी लेंथ हो गई ये वाला। -20 माइनस ऑफ -15 मतलब +15 हो गया, तो 20 और 5 सेंटीमीटर, ये हमारी ऑप्शन आ जाएगी। सो 5 सेंटीमीटर विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब माइनस में नहीं लिखे हैं, क्यों माइनस हमने नहीं लिखा, बोलोगे कि सर माइनस आई। माइनस तो अगर मैं पोल से डिस्टेंस कैलकुलेट करूंगा तो माइनस में लिखता हूँ, इमेज क्या, इमेज डिस्टेंस है, मतलब ये लेंथ जो है ये तो पॉजिटिव होगा ना, लेंथ तो कभी माइनस में नहीं आता है। ओके, सो 5 सेंटीमीटर विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, द एंगल ऑफ प्रिज्म इज ए, one of its refracting surface is silvered. Light rays falling at an angle of incidence 2a on the first surface return back through the same path after suffering reflection at the silvered surface. The refractive index mu of the prism is। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि एक प्रिज्म है, इसकी एक साइड को सिल्वर्ड कर दिया गया, मतलब ये वाली साइड जो है अब मिरर जैसे बिहेव करेगी। ठीक है, अब लाइट एंगल ऑफ इंसिडेंस 2a पे आ रही है और ये रिफ्रैक्ट होने के बाद यहां से इस तरह से रिफ्लेक्ट हो रही है कि वापस से इसी पाथ में जा रही है। ठीक है, ये कब पॉसिबल है, थोड़ा सा अगर ड्राइंग में ध्यान दोगे तो आपको बन जाएगा। ये कब पॉसिबल है, जब इससे नॉट लाइक दिस, जब इस सरफेस से पूरी परपेंडिकुलर हो, सच दैट दिस इज परपेंडिकुलर। ठीक है, इस तरह से लाइट आ रही है कि ये परपेंडिकुलर हो रही है ना। सो ये वाली एंगल क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर रहना चाहिए। अब यही अगर परपेंडिकुलर होगा टेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो 90 डिग्री हो जाएगा, है ना। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, बाहर निकलने वाला जो है वो रिफ्रैक्ट नहीं होगा, 90 डिग्री हो जाएगा, मतलब ये वाली आ जाएगी। और अगर मैं अंदर से देखूं तो ये 0 डिग्री जैसा आएगा। तो सिंपली जो एंगल ए है, जो एंगल ऑफ प्रिज्म होती है, दैट इज R1 प्लस R2, ये हम लिखते हैं। सो सिंपली R2 जो है वो 0 हो जाएगा। देखो ये होती है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1, और यहां से रिफ्रैक्ट, नॉर्मल प्रिज्म में किस तरह से रिफ्रैक्शन होता है, यहां से गई, ये गई, ये गई। ठीक है, ये क्या है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1, ये क्या है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R2। अब रिफ्रैक्शन और एंगल क्या हो जाएगा, ये R2 तो रिफ्रैक्ट हुआ ही नहीं। ठीक है, R2 मतलब नो रिफ्रैक्शन ही नहीं हुआ, यहां से वापस रिफ्लेक्ट हो गया, तो ये 0 हो जाएगा एंगल, है ना। ये एंगल 0 हो जाएगा, अगर ये सिल्वर्ड कर दिए इस तरह से तो ये एंगल 0 हो जाएगा। तो R2 की जगह 0 डालू, सो A इक्वल्स टू हमारी सिंपली आ जाएगी क्या, R1। ठीक है, एंगल A इक्वल्स टू आ जाएगी R1। अब स्नेल्स लॉ लगाओ, क्या होती है, साइन I बाई साइन R इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू साइन R इक्वल्स टू साइन I, है ना। अब I एंगल क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, दैट इज ट्वाइस है। सो साइन 2a इक्वल्स टू म्यू इंटू साइन R। हमें निकालना क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से निकालो। ओके चलो, म्यू, ये म्यू है, इक्वल्स टू 2 साइन ए। साइन 2a को मैं किस तरह से लिख रहा हूं, देखो साइन 2a को मैं लिखूंगा 2 साइन ए कॉस ए। ठीक है, अब साइन R है, तो साइन R क्या है, R के जगह पे
यही वाला रिफ्रैक्शन तो यही हुआ ना, एक ही जगह पे R1। सो R1 की जगह पे यहाँ पे आप साइन R1 पुट कर दो, साइन R1 पुट कर दो, R1 पुट कर दो, ठीक है। R1 की जगह पे हम साइन A लिख सकते हैं, ठीक है। साइन ए अगेन विल कैंसिल आउट, तो हमारे पास म्यू इक्वल्स टू क्या बचा है, 2 cos A। क्या बच गया, 2 cos A। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जा रहा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल्स टू 2 cos A। समझ में आ गई बात। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या था, यहां पे लिखा हुआ देखो, एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर 2A होगा तभी ये रिफ्रैक्शन पॉसिबल है। मतलब कोई रिफ्रैक्शन नहीं हो, जिस पाथ से आया उसी पाथ से वापस चला जा रहा है, रिफ्लेक्शन हो जा रहा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस is increased, then the magnifying power of microscope will increase but telescope will decrease। माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप के बीच में हमें निकालना है रिलेशन, यानी कि माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप का हमें बताना है कि अगर मैं ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ इंक्रीज करता हूं तो क्या इफेक्ट होगा मैग्नीफाइंग पावर पे। तो मैग्नीफाइंग पावर फॉर माइक्रोस्कोप क्या होती है, ये मैंने कंसेप्ट एड ऑन में सबको बताया था, दैट इज L into D by FO focal length of objective into focal length of eyepiece। ये L जो है that is length of the tube, है ना, और D क्या है, D is least distinct distance of distinct vision, that is 25 centimeter। so FO FE, तो इतना हमें गौर नहीं करना है। हम यहां से क्या पता चल रहा है कि M is for microscope it is इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, ठीक है। वही इन केस ऑफ टेलीस्कोप हम क्या जानते हैं, टेलीस्कोप के लिए मैग्नीफाइंग पावर होती है सिंपल FO by FE। यहां पे क्या देख रहे हैं हम कि जो मैग्नीफाइंग पावर है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू FO। ओके, सो एक के लिए मैग्नीफाइंग पावर इंक्रीज होगी जब फोकल लेंथ को हम डिक्रीज करेंगे, या फिर फोकल लेंथ को अगर मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ देखो, ऑब्जेक्टिव द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस इज इंक्रीज्ड, तो ऑब्जेक्टिव लेंस का अगर फोकल लेंथ को इंक्रीज करेंगे तो माइक्रोस्कोप के केस में मैग्नीफाइंग पावर डिक्रीज होगी और टेलीस्कोप के केस में मैग्नीफाइंग पावर इंक्रीज होगी, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप बोथ विल इंक्रीज, माइक्रोस्कोप विल इंक्रीज नहीं, गलत है, माइक्रोस्कोप विल डिक्रीज, टेलीस्कोप विल इंक्रीज। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 को देख लो, थोड़ा सा ज्योमेट्री का क्वेश्चन है ये फिजिक्स कम लगेगा, ज्योमेट्री ज्यादा लगेगी इसमें। 2 प्लेन मिरर्स आर इंक्लाइंड एट 70 डिग्री, चलो बना देते हैं। 2 प्लेन मिरर है 70 डिग्री पे, दिस इज सो बैड। 2 प्लेन मिरर है 70 डिग्री पे इंक्लाइन है, अ रे इंसिडेंट ऑन 1 मिरर। तो पहले एक मिरर बनाते हैं दैट इज दिस वन, और एक ये प्लेन मिरर है, ठीक है, सिल्वर्ड लाइक दिस, ये एंगल है हमारी 70 डिग्री, ठीक है। समझ में आ रही क्या हो रही है, रे ऑफ लाइट ऑन 1 मिरर एट एन एंगल थीटा आफ्टर रिफ्लेक्शन फॉल्स ऑन द सेकेंड मिरर and is reflected from there parallel to the first mirror, then the value of theta will be। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो ये क्या आया, एक रे आया जो कि कितने एंगल पे रिफ्लेक्ट हुआ, थीटा एंगल पे, सपोज करते ये थीटा एंगल, चलो रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर इस तरह से होगा, ठीक है। तो यहां पे अगर मैं दिखाऊं तो दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी उतना ही होगा थीटा। हमें ये थीटा निकालनी है कि कितने एंगल पे रिफ्लेक्ट हो, और आधा ही क्वेश्चन यहां पे मैं बनाया हूं, फॉल्स ऑन द सेकेंड मिरर एंड इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम देयर पैरेलल टू द फर्स्ट मिरर, फॉल्स ऑन द सेकेंड मिरर, रिफ्लेक्टेड सच दैट दिस एंड दिस इज पैरेलल, ठीक है। ये दोनों पैरेलल हो गए। फिर से यहां पे क्या हो रहा है, थीटा 1 थीटा डैश कर लेते हैं, ये दिस इज थीटा डैश, दिस इज थीटा डैश, ठीक है। हमें ये थीटा एंगल निकालनी है, ठीक है, हमें ये थीटा एंगल निकालनी। अब देखो बहुत ही सिंपल सा बात है, ये अगर 70 डिग्री हो रही है और दिस इज, ये एंगल कितना होगा, फिर ये वाली भी 70 डिग्री होगी क्योंकि दिस इज पैरेलल टू दिस, सो दिस इज 70 डिग्री एंड दिस इज पैरेलल टू दिस, दिस इज 70 डिग्री। ये दोनों पैरेलल है ना, ये दोनों पैरेलल है और ये ट्रांसवर्स है,
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 70 डिग्री, ये 70 डिग्री है, एंड 70 प्लस थीटा डैश, 70 डिग्री प्लस थीटा डैश, ये क्या मिलके क्या होती है, ये तो नॉर्मल है, 70 डिग्री प्लस थीटा डैश ये मिलके होती है 90 डिग्री, सो थीटा डैश इक्वल्स टू 20 डिग्री। सो यहाँ पे क्या है, ये भी अगर 20 है तो ये भी 20 है, 70 प्लस 20 इज 90, 90 प्लस 20 इज 110, 110, तो ये वाली कितनी आ गई एंगल, ये भी 70 डिग्री होगी, ये 70, ये 70, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 70 70 क्या होता है 140, ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम 80 डिग्री 180 डिग्री, सो दिस इज 140, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 40। अब 40 प्लस थीटा इक्वल्स टू 90 हो रहा है अगेन, ठीक है, सेम, ये नॉर्मल है, ये दोनों एंगल मिला के 90, सो 40 प्लस थीटा हो जा रहा है क्या 90 डिग्री। सो अगर 40 डिग्री प्लस थीटा इक्वल्स टू 90 है तो थीटा इक्वल्स टू 50 डिग्री। ज्योमेट्री से क्वेश्चन सॉल्व हो गया, 50 डिग्री, ओ सॉरी 50 डिग्री, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, है ना। बहुत ही सिंपल सा, बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन था, थोड़ा सा ज्योमेट्री लगाना है, ये एक्चुअल में रीजनिंग का क्वेश्चन है ना। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने सॉल्व किए कुछ क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर ए ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो इसी तरह के वीडियोस के लिए आप लर्नो हब के साथ बने रहिए, क्योंकि लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है। सो थैंक्स फॉर बीइंग हियर एंड हैव अ ग्रेट डे।